इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? इसको हम दूसरी बीमारियों से, इंटेस्टाइन की या गट स्टमक की बीमारी से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? उसमें अल्सर भी होता है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, इसमें उसमें क्या फर्क? जितनी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की या निज़ाम की जितनी भी बीमारियां हैं, उसमें सबसे जो कॉमन है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को अब तक जो अंडरस्टैंडिंग है कि इलामात होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ मरीज़ की बड़ी ख़राब रहती है। इन इलामात के लिए, इस बीमारी के लिए वो एक डॉक्टर से दूसरे के पास, तीसरे के पास जाता है। लेकिन बेसिकली जब भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उस मरीज़ में कोई उसकी वजह मालूम नहीं होती, या उसमें कोई स्ट्रक्चरल या कोई यानी कोई ऐसी न अल्सर होता है न कोई और मसला होता है, उसमें बीमारी होती नहीं है लेकिन उसको बीमारी की इलामात होती हैं। बड़ी बड़ी इलामात हैं वो ये है कि पेट में दर्द होना, पेट खाने के बाद ख़ास तौर पे पेट का भारी हो जाना, फूल जाना, जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं। इस पेट के फूल जाने का और पेट के दर्द का एक ताल्लुक उसके बाउल मूवमेंट से है। जब वो वॉशरूम जाता है तो ये वो जाती है, दोनों मेल फीमेल दोनों में होता है, तो फिर उसके ये जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है वो कुछ रिलीव हो जाता है। और बाकी इसके बहुत सारी टाइप्स हैं IBS, एक नहीं, जिस तरह के मैंने कहा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। फिर इसको फंक्शनल डिजीज़ क्यों कहते हैं? फंक्शनल डिजीज़ को अगर आप ये समझ लें कि शायद मरीज़ बनाता है, बनाता नहीं है। फंक्शनल डिजीज़ के जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस नॉर्मल नहीं होते। मैं इस तरह समझाता हूँ कि वो अगर एक नॉर्मल शख्स दिन में एक बार या मैक्सिमम 2 बार या फिर हर दूसरे दिन वॉशरूम जाता है, वॉशरूम अटेंड करता है, खाना खाता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। इसमें ये फंक्शंस लॉस कर जाता है, या वो बार बार वॉशरूम जाता है, दिन में 5, 6, 10 दफ़ा जाता है, पेन होती है। वो ऐसा भी होता है कि वो हफ्तों वॉशरूम नहीं जाता, वॉशरूम जाता है वो पूरी तरह फारिग नहीं हो पाता। तो इस तरह मैंने कहा ना कि इसके टाइप्स हो जाती हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन की तरफ बात चली गई है, डायरिया की तरफ चली गई है, ब्लोटिंग की तरफ चली गई है। ये मिक्सअप भी होता है कि कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन। और फंक्शनल इसलिए कि उसमें GI फंक्शंस जो हैं वो दे आर कॉम्प्रोमाइज, दे आर नॉट नॉर्मल। अमूमन लोग फंक्शनल को बोलते हैं कि कोई शख्स खुद बना रहा है, बना नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। कैसे ये होना चाहिए। ये बताइए कि फिर इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? इसलिए कि कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स हैं उसको। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम डॉक्टर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन, कि एक किसी भी बीमारी की तशख़ीस के लिए जो बेसिक जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि जब हम मरीज़ के इलामात सुनते हैं, क्योंकि मरीज़ इलामात के साथ आता है, वो बीमारी के साथ नहीं आता, तो उन इलामात को हम ग्रुप करते हैं कि ये किस सिस्टम की तरफ रेफ़र कर रहा है, चेस्ट की तरफ कर रहा है, सीनस की तरफ कर रहा है। फिर उसके बाद जो बीमारियां उस तरह की इलामात देती हैं वो हमारी जहन में आ जाती हैं। उसके लिए पहले हम एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन पे हमें कुछ फाइंडिंग्स मिल जाती हैं तो हमें पता चल जाता है इसको ये बीमारी हो सकती है, या फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और जितने भी कॉमन काजेज है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, वो कुछ भी नहीं होती, तो IBS है। लेकिन ये बात कि ये अब जो रिसर्च बता रही है कि IBS की भी अपनी काजेज हैं, लेकिन वो मल्टीफैक्टोरियल है, साइकोलॉजिकल है, डिप्रेशन है, इन्वायरमेंटल है, प्रीवियस हिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन पर से ऐसी IBS से कोई मरता नहीं है, ये मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं। जो लोग कहते हैं ना कि ये इट्स अ benign डिजीज, इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग डिजीज। अच्छा ये बताइए कि ये वक्ती तौर पर बीमारी है या ज़िंदगी भर साथ रहती है कि इलाज में कराएं? बिल्कुल, IBS जब स्टेज पे चली जाती है, ये नहीं देखें हर एक का, हम में से हर एक एवरीवन फील्स कि कभी कभार इंडाइजेशन हो गई है, कुछ और हो गया, वो एक आर्जी होती है, मेडिसिन से ठीक हो जाता है, या कभी कभार खुद भी ठीक हो जाता है। IBS ये तकरीबन मैं कह सकता हूँ ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। और मेरे पास जो मरीज़ आते हैं ना, जी डॉक्टर साहब मुझे तो पेट ख़राब रहता है, 10 साल हो गए, 15 साल में, मैं कहता हूँ यार अब आपको इसकी आदत हो जानी चाहिए कि आप हैं इसी तरीके से। तो ये लाइफ लॉन्ग है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बैडली अफेक्ट होती है। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं डॉक्टर साहब? देखिए मैनेजमेंट में जिस तरह के मैंने कहा ना कि ठीक है, सिम्टोमेटिक रिलीफ तो हमें देना होता है। अगर किसी को डायरिया एंटी डायरियल देना होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है एंटी कॉन्स्टिपेशन देनी होती है, पेन रिलीवर देने होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मरीज़ को समझाना होता है कि आपकी बीमारी की नोयत क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जब वो उनको समझ आ जाती है, उनकी काउंसलिंग हो जाती है, तो बहुत सारे पेशेंट्स को
وہ اس شدت سے علامات فیل نہیں ہوتی جس شدت سے وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ باقی یہ کوگنیٹیو بیہیورل تھراپیز ہیں, سائیکولوجیکل تھراپیز ہیں, بائی فیڈ بیک تھراپیز ہیں, ڈفرینٹ طریقے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مریض کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے لیکن یہ بیماری میری جان لیوا نہیں ہے.